नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। इस वीडियो में बिहार पुलिस फायरमैन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मिक्स क्वेश्चंस का सेट लेकर आया हूं। प्रश्नों की संख्या कुल मिलाकर 25 है और आप लोग चेक करके बताइएगा कि इस 25 में से कितने प्रश्न का सही जवाब कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखिए, हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब होगा। आपसे ये पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता को किस सभ्यता के नाम से जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी जी ने की है। कब? 1921 ईस्वी में। कहाँ पर? पाकिस्तान में पश्चिम पंजाब प्रांत में हड़प्पा के आधुनिक स्थल पर हुई थी। अगला देखिए, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किसको समर्पित है? तो देखिए, राष्ट्रीय एकता दिवस जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को हर साल भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है और इंग्लिश में नेशनल यूनिटी डे कहा जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत जो है औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग आता है। अच्छा, वर्तमान में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है। और इसके अधिकारी कौन है? गुरु प्रसाद महापात्रा। अगला देखिए, गांधी इरविन समझौता इनमें से किससे संबंधित है? गांधी इरविन समझौता जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से संबंधित है। आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि कुल मिलाकर गोलमेज सम्मेलन कितनी बार हुई? 3 बार। सबसे पहले कब हुई? 1930 में, उसके बाद 31, उसके बाद 1932, यानी कि लगातार 3 वर्ष में जो है 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ठीक ना। और गांधी इरविन समझौता जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से भूकंप के प्रभाव कौन से हैं? तो यहाँ पे आप देखिए, झटके और जमीन का टूटना, ये भी सही है। मृदा मतलब मिट्टी द्रवीकरण, ये भी सही है। मानवीय प्रभाव यानी कि हम लोगों का प्रभाव, ये सब जो है भूकंप के प्रभाव का अंग है। यहाँ पे ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगला देखिए, किस मृदा यानी कि मिट्टी, किस मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के रूप में जाना जाता है? सही जवाब होगा काली मिट्टी यानी कि काली मृदा। ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, आपसे डायरेक्ट प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि काली कपास मृदा किसको कहा जाता है? तो यही है आपका रेगुड़ मिट्टी, ठीक ना। अगला देखिए, कौन सा विभाग औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को प्रकाशित करता है? तो यह होगा आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो देखिए, यहाँ पे आपको यह ध्यान रखना है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कहते हैं और शॉर्ट में इसका IIP। एक बार इसका फुल फॉर्म पूछा गया था, IIP का पूरा नाम द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है और इसे हिंदी में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक कहते हैं। और इसको प्रकाशित केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है और इसको इंग्लिश में सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, यानी कि CSO। और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह होगा आपका 8 राज्य। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। आपको ध्यान रखना है कि भारत में 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। लेकिन आपसे कभी कभी ये भी पूछा जाएगा कि कौन कौन से राज्य में से, ऑप्शन 4 दे देगा, उसमें पूछेगा कि कौन से राज्य से कर्क रेखा भारत में नहीं गुजरती है। तो आपको पूरा ध्यान रखना है, कुल मिलाकर 8 राज्य कौन कौन है। तो आपको ट्रिक में एक बताता हूं, ट्रिक याद रखिएगा। मित्र पर गमछा झार, ठीक ना। इस ट्रिक से आप 8 राज्य को याद रख सकते हैं। मी से होगा मिजोरम, त्र से होगा त्रिपुरा, प से होगा पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झा से झारखंड। तो ध्यान रखिएगा, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड से कर्क रेखा गुजरती है। कुल मिलाकर 8 राज्य है। अगला देखिए, औरंगजेब द्वारा सिख धर्म के किस गुरु को मृत्यु दंड दिया गया था? तो ये होगा आपका गुरु तेग बहादुर। ऑप्शन नंबर बी। और आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि प्रथम सिख धर्म गुरु कौन था? तो यह था आपका गुरु नानक। अगला देखिए, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था?
तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैदराबाद को आंसर कर देते हैं, लेकिन ये गलत है। टीपू सुल्तान जो है मैसूर के शासक थे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब है। और टीपू सुल्तान जो है मैसूर के शेर के नाम से जाना जाता है और इन्होंने 1782 से 1799 तक शासन किया था। अगला देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड इनमें से किसके कारण हुआ था? तो देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है रोलेट एक्ट के कारण हुआ था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब होगा। वैसे आपको तारीख याद होगी, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? मैंने कई बार बताया है, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, बैसाखी पूर्णिमा के दिन। अगला देखिए, भिलाई। भिलाई एक शहर का नाम है। भिलाई छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। भिलाई जो है ये किस चीज के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है आपका स्टील के लिए जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। तो देखिए भारत में छत्तीसगढ़ में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसे आप सेल कहते हैं, इसको फुल फॉर्म जो होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भिलाई जो है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये एक बार पूछा जा चुका है, तो 1955 में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, भिलाई जो है स्टील प्लांट के लिए जाना जाता है, जिसकी स्थापना कब हुई? 1955, 1955। अगला देखिए, किस वर्ष में गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था? मैंने आपको अभी बताया है कि गोलमेज सम्मेलन कुल मिलाकर कितनी बार हुई? 3 बार। कौन कौन? 1930, 1931 और 1932। तो यहाँ पे देखिए 1931 और 32 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब है। लेकिन आपसे ये पूछा जाएगा, देखिए कंफ्यूजन के लिए है, रोहतांग दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, और आपसे ये पूछा जाता है जोजिला दर्रा, ठीक ना? जोजिला दर्रा कहाँ है? ये जम्मू और कश्मीर में है। और बनिहाल दर्रा कहाँ है? ये भी जम्मू और कश्मीर में है। और एक पूछा जाता है सिपकीला दर्रा, ठीक ना? सिपकीला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, जोजिला, जो से हो जाएगा जम्मू कश्मीर और जो से जोजिला दर्रा, ठीक। और सिपकी को आप ऐसे भी याद रख सकिएगा, शिमला, हिमाचल प्रदेश में शिमला है, सी से शिमला और सी से सिपकीला दर्रा, ठीक ना? और रोहतांग दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में ही है। अगला देखिए, इनमें से कौन जनसंख्या की समय समय पर की जाने वाली एक आधिकारिक परगणना है? तो ये होगा आपका जनगणना, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना? और डायरेक्ट प्रश्न आपसे यह पूछा जा सकता है, वैसे तो आप जानते हैं कि जनगणना प्रत्येक कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? 10 वर्ष के अंतराल पर। पिछली बार 2011 में हुआ था, अब इस बार होने वाला है। और डायरेक्ट प्रश्न आपसे यह पूछ लेगा कि अबरी जो होगा 2021 में जनगणना, ये कौन सी नंबर की होगी? 16वीं नंबर की। और 2011 की जनगणना जो है कितनी भाषाओं में की जाएगी? सबसे इंपॉर्टेंट, 16 भाषाओं में की जाएगी। ध्यान रखिएगा, 16वीं जनगणना भी है और 16 भाषाओं में की जाएगी इस बार की जनगणना। सुप्रीम कोर्ट के जजों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो यह होगा आपका संसद के द्वारा हटाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब होगा। तो देखिए अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संविधान का प्रावधान करता है, और 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज कौन है? नूतलपाटी वेंकट रमन, ठीक ना? इसे एन वेंकट रमन भी कहा जाता है। और ये कितने नंबर के हैं? 48वें नंबर के। इससे पहले शरद अरविंद बोबड़े थे, लेकिन उन्होंने रिटायर किया। उसके बाद जो है नूतलपाटी वेंकट रमन को भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में सिलेक्ट किया गया है। अगला देखिए, लोकसभा के 2 सत्रों के बीच समय का अंतराल कितने महीने से अधिक नहीं होना चाहिए? तो ये होगा आपका 6 महीने, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। तो देखिए संविधान का अनुच्छेद 85 बताता है कि संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिकतम अंतराल 6 महीनों से अधिक नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, जिब्राल्टर की जलडमरू मध्य किस को जोड़ती है? ये जोड़ती है अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, उस एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कभी संसद में बोलने का मौका नहीं मिला। तो ये होगा आपका चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चौधरी चरण सिंह एक दिन भी संसद नहीं गए जब वे प्रधानमंत्री थे। तो देखिए चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को हुआ था और मृत्यु
29 मई 1987 को हुआ था और इन्होंने 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 के बीच भारत के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वैसे आपको पता है कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू थे। और चौधरी चरण सिंह को भारत के किसानों के हिमायती कहा जाता है। भारतीय संविधान का सबसे लंबा संशोधन कौन सा है? तो ये होगा आपका 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए संविधान संशोधन अधिनियम 42वां जो 1976 में हुआ था, ये सबसे लंबा संशोधन रहा है जिसने संविधान के इतिहास में सबसे ज़्यादा बदलाव लाए। इसे मिनी यानी कि छोटा संविधान या फिर इंदिरा गांधी का संविधान भी कहा जाता है। कई बार पूछा गया है मिनी संविधान किस संशोधन को कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 यानी कि 1976। अगला क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो यहाँ पे ध्यान से आप पढ़िएगा क्वेश्चन को जरा। यहाँ पे एक है लोकसभा होता है और दूसरा होता है राज्यसभा, ठीक ना। लोकसभा जो है संसद का निम्न सदन यानी कि नीचे वाला सदन होता है निम्न सदन, और राज्यसभा जो है उच्च सदन होता है, ठीक ना, यानी कि हाई लेवल का। लोकसभा के उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष होता है, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होता है। और यहाँ पे कई बार कमेंट करके स्टूडेंट्स क्वेश्चंस पूछे हैं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका जवाब भी होगा 25 वर्ष, क्योंकि प्रधानमंत्री बन जाएंगे जब लोकसभा कि आप सदस्य बनते हैं तो आप प्रधानमंत्री बनने के लायक हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आवश्यकता है। अगला देखिए, संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का अधिकतम सामर्थ्य, सामर्थ्य मतलब यहाँ पे सीटें के बारे में पूछा जा रहा है, सीट, ठीक ना। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है, ऑप्शन नंबर ए। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के अधिकतम सीटों की संख्या के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 80। और अधिकतम 250 में से 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा नामित होता है और बाकी के 238 सीट जो होता है ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं। और वर्तमान में राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 245। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब होगा। सुभाष चंद्र बोस जो है फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे और इसका गठन कब हुआ था? 3 मई 1939 को। सतपुरा और विंध्य पर्वतमाला के बीच इनमें से कौन सी नदी बहती है? तो ये होगा आपका नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब होगा। एक प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश में कहाँ? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी को क्या कहा जाता है? स्वर्ण रेखा, गुजरात का, ठीक ना। अगला देखिए, भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो ये बहुत आसान सा प्रश्न है, सिक्किम होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए प्रश्न आसान था लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लेता है कभी कभी। देखिए यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूछे अकॉर्डिंग टू 2011 यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य का है? तब होगा उत्तर प्रदेश। और सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है? तब होगा आपका सिक्किम। लेकिन अगर आपसे ये पूछे ना कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है, मतलब कि यहाँ पे जमीन कम है आदमी की संख्या ज़्यादा है, तो वो राज्य है आपका बिहार। यानी कि बिहार में जगह कम है, आदमी की संख्या बहुत ज़्यादा है। और सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन है? ये होगा आपका अरुणाचल प्रदेश। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादा जमीन है और वहाँ पे आदमी रहने वाला बहुत कम है। तो आप समझ पाए होंगे। इसी के साथ 25 क्वेश्चंस कंप्लीट। एक प्रश्न आपके लिए है, प्रश्न है गुलाबी शहर के नाम से किसे जाना जाता है? यानी कि गुलाब शहर के नाम से किस शहर को कहा जाता है गुलाबी शहर? इस प्रश्न का सही जवाब जो है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। लेकिन डिसलाइक करने से पहले आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो
क्यों अच्छा नहीं लगा या फिर क्या कारण था, जो बताइएगा बता दीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करके रखना है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारा वेबसाइट www.dailystudy.co.in पर जाइए। यहाँ पे फुल डिटेल्स में आपको क्वेश्चंस आंसर्स बिल्कुल फ्री में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।